ये हमें क्लास नंबर ये कौन सी थी हमारे पास 14 की 15 हो जाएगी। तो मीन्स हमने क्या बोला कि हमने बात कर ली यहाँ पे कि यार अपना इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो रेंट मिलेगा या मिल चुका है वो अमाउंट क्या करोगे आप चार्जेबल रेंट का पार्ट बनाओगे। आप ओनर भी होने चाहिए हो। इसके अलावा आपने कोई फॉरफिट डिपॉजिट आपने लिया है आपको कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका उसके लिए आपको पॉकेट मनी मिल चुका था वो आपने क्या करना है जब्त करना है और उस पर क्या करना है सेल से चार्ज करना है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी मिल रही है आपको क्या चीज बिल्डिंग मिल रही है प्लांट एंड मशीनरी के साथ तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। फिर आपको रेंट मिल रहा है एमिनिटी यूटिलिटीज के साथ तो आप क्या करोगे रेंट को यहाँ चार्ज करोगे बाकी यूटिलिटीज वाले सेक्शन कहाँ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फेयर मार्केट वैल्यू पड़ी कि फेयर मार्केट वैल्यू हायर होगी या एक्चुअल हायर होगा। जो भी इसमें से दोनों दोनों में से जो चीज हायर होगी उस पर क्या दोगे आप टैक्स दे रहे होगे वो आप चार्ज कर रहे हो चार्जेबल रेंट का पार्ट बनाओगे। लेकिन सेल्फ हायरिंग के सीन में आपके लिए ये एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू हायर वाली सीन एप्लीकेबल नहीं होता हमारे पास। तो हम आगे आते हैं। फिर एक हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन नंबर 15A करवाया है लेकिन मैं आपको सेक्शन नंबर 16 पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले 15A को 2 मिनट के बाद देखेंगे हम। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिलेशन रिसीव इन रिलेशन टू बिल्डिंग। यहाँ उसने पहले ही बोल दिया रिलेशन टू बिल्डिंग ना कि लैंड। अगर लैंड के लिए कोई अमाउंट मिल रहा है आपको तो वो चार्जेबल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ क्या होता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लेट से इसको हम जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं बैंक पे जाते हैं अगर कोई टेनेंट वगैरह तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या करता है जमा करवाता है। एक सेकंड इसकी शायद एग्जांपल हो मेरे पास पहले मैंने करवाया था ये। बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा भाई अब मैं इसको नॉर्मली वैसे बता देता हूँ। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या कहलाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट कहलाता है जो हमें एडवांस जमा करवाते हैं किराएदार के पास अपने मालिक मकान के पास। वो हमें घर छोड़ने के बाद क्या करता है वापस दे देता है। दो अमाउंट होते हैं हम लोग जो एडवांस में दे रहे होते हैं। या तो कभी कभार दो अमाउंट कौन कौन से या तो एडजस्टेबल होगा या तो नॉन एडजस्टेबल होगा। नॉन एडजस्टेबल एडजस्ट लेट से मेरा रेंट है कुछ 10,000 रुपए का। मैंने मालिक मकान को रेंट दिया 6 महीने का कि सर मुझसे आप 6 6 महीने का रेंट क्या करें एक साथ रिसीव किया करें। तो 60,000 रुपये दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है एडवांस रिसीव करवा रहा है एडजस्टेबल अमाउंट है। तो अब ये क्या करेगा हर महीने इसमें 10,000 माइनस करेगा इस जनवरी के ये फेब के ये इस तरह करते करते जून तक क्या हो जाएंगे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। एक अमाउंट ऐसा होता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो मैंने लेट से 50,000 जमा करवाया बिल्डिंग के लिए। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल दो बोले आप इसको। अब ये अमाउंट क्या करोगे ये अमाउंट आप जब आपका टेनेंट खाली करके जाएगा घर आपके दोगे जब उसको वापस करोगे पूरे के पूरे 50,000 रुपये या मीन आपको इसको एडजस्ट नहीं करोगे अगेंस्ट अपने रेंट के थ्रू। ये सेक्शन कौन सा डिफाइन कर रहा है मुझे नॉन एडजस्टेबल का सेक्शन नंबर 16 डिफाइन कर रहा है। अब इसकी लेट से आपने बोला कि यार ये अमाउंट जो था ये आपकी ये कौन सा रिसिप्ट थी मेरे लिए कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट थी जब मैंने स्टार्ट में पढ़ा था बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर। ये हमारे लिए कौन सी रिसिप्ट है ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। इस पे हमारे लिए चार्जेबल टू रेंट नहीं चार्जेबल टू टैक्स नहीं है टैक्सेबल नहीं लेकिन एक्सेप्शन मैंने पढ़ा था कि लेट से कोई भी अगर अनएडजस्टेड डिपॉजिट मिल रहा है आपको वो भी इस पे क्या दोगे आप टैक्स दोगे। आपकी इंटेंशन नहीं है इस पे अर्न करना लेकिन फिर भी क्या करोगे आप इस पे टैक्स दे रहे होगे। अब इंटेंशन कैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स वाले को दिया आपने सॉरी आपने टेनेंट से रिसीव किया। अब आप बोलोगे यार मेरे से इनकम तो नहीं करूंगा मेरे लिए कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। लेकिन आप इस 50,000 रुपये को ये भी नहीं कि अलमारी में उठा के रखोगे। आप इसको ले किसी काम में ले लोगे इसमें आप कोई बिजनेस कर लोगे कोई काम कर लोगे आप और ये जब नया टेनेंट आएगा आप उससे नए टेनेंट से लेके आप पुराने टेनेंट को वापस कर देते हैं। हमारे नॉर्मल सी नहीं चल रहा होता है हमारी रूटीन ये होती है। तो हम क्या करेंगे इसको 50,000 रुपये को अब टैक्स वाला बोल रहा है कि यार तुम इससे मजे तो ले रहे हो ना 50,000 के। जब तुम्हारा टेनेंट छोड़ के जाएगा या पुराना वाला फिर नए के पैसे मिलेंगे तो तुम ये नए वाले से पैसे लेके पुराने वाले को दे दोगे। तो ये अमाउंट जो आपको मिल रहा है तुम इसको इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे या खर्च कर रहे हो उसको यूज कर रहे हो। तो आप बेनिफिट तो लिया आपने भले आपके इंटेंशन की लेकिन बेनिफिट तो ले रहे हो ना आप।
तो इस 50,000 पे क्या दो, हमें भी टैक्स दो, हमें भी क्या दो, टैक्स दो, ये टैक्सेबल का पार्ट बनेगा। ये हमने एक्सेप्शन में बात की थी। अब इसको टैक्स देने का तरीका कैसे है? एक सेकंड। अच्छा, इसको हम टैक्स देंगे कैसे? इसको हम टैक्स देंगे 10 इक्वल प्रोपोर्शन में, या 10% बोल दो, 10% या 10 इक्वल प्रोपोर्शन में। मतलब इस 50,000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 10 से, और 5-5 हजार करके आप हर साल क्या करोगे, इसको टैक्स दे रहे होगे, हर साल टैक्सेबल चार्जेबल रेंट का क्या करोगे, पार्ट बनाओगे। अब किस साल पार्ट बनाओगे, किस साल पार्ट नहीं बनाओगे? जिस साल टेनेंट आ रहा है, जिस टैक्स ईयर में टेनेंट आ रहा है, जिस टैक्स ईयर में आ रहा है, जिस टैक्स ईयर में टेनेंट आ रहा है, उसमें आप इसको पूरा पार्ट बनाओगे। लेकिन जिस टैक्स ईयर में टेनेंट जाएगा, उसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। लेट्स से एक टेनेंट आया मेरे पास 1 जून को। अब आप बोलोगे 5,000 को प्रोपोर्शन करोगे, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करो। लेकिन नहीं, हम इसको पूरा चार्ज करेंगे 5,000 का। लेकिन जिस साल वो जा रहा होगा, भले वो 1 जुलाई को ही क्यों ना जाए, वो 1 जून को ही क्यों ना चला जाए, तो भी क्या चार्ज करेंगे हम, पूरा का पूरा रेंट चार्ज, एक भी अमाउंट क्या करेंगे, टैक्सेबल चार्जेबल रेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसको सवाल से देखते हैं हम लोग। इसको एक सवाल से हम देखते हैं, 1 सेकंड में वेट करना आपने। लेट्स से क्वेश्चन है हमारे पास कि मिस्टर ए, इसने लेट्स से चार्ज, ये टेनेंट है मेरे, ये मालिक मकान है मेरे पास, इसने क्या करना है, इसने अपना घर दिया रेंट के ऊपर, किसको, मिस्टर बी को। कब दिया इसने, 1 जुलाई 2018 के अंदर, या 16 में दिया। इसका रेंट था पर मंथ का 10,000 रुपये पर मंथ है। और इससे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिया, वो लिया फॉर एग्जाम्पल कोई 50,000 रुपये। डन है यहाँ तक बात? उसके बाद इसने क्या दिया, मिस्टर बी रहा मेरे पास, कोई 1 जुलाई 2016 से लेके 31 मई 2019 तक। उसके बाद मैंने अपने ये जो घर था मेरे पास, मैंने इसको दिया, किसको, मिस्टर सी को दे दिया। मिस्टर सी का जो रेंट था, वो रेंट था लेट से कोई 15,000 पर मंथ का, 15,000 पर मंथ। और मैंने उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, इसको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट बोलेंगे हम। ये लिया मैंने लेट से कोई 1 लाख का। अब टैक्स कैसे चार्ज करोगे आप? अगर मैं बात करूं, इस टैक्स ईयर को देखूं मैं, ये टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा, 16 में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 जुलाई 2016 से स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा, 30 जून 2017 में। तो ये टैक्स ईयर कौन सा, 30 जून 2017 वाला, तो मीन्स टैक्स ईयर 2017 की हम बात कर रहे हैं। तो चार्जेबल रेंट का अगर पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में है, चार्जेबल रेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा रेंट। आपका रेंट कितना है, 10,000 रुपये। 10,000 पूरे साल रहा है, जुलाई से लेके 30 जून तक। तो 10,000 इंटू 12 करा मैंने, कितना हो गया मेरे पास, 1,20,000। उसके बाद अनएडजस्टेड डिपॉजिट था मेरे पास, इसको मैंने कितना लिया, मैंने इससे 50,000 लिया, तो 50,000 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे। 10 इक्वल प्रोपोर्शन में करना है, तो करने में कितना अमाउंट आया, 5,000 का। तो 5,000 आपने क्या करा है, इसमें चार्जेबल रेंट का पार्ट बना दिया। टोटल आपके लिए कितनी इनकम हो गई, 125,000। फिर क्या दोगे आप, चार्जेबल रेंट का पार्ट बनाया, और टैक्स करवा दोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। 2000 टैक्स ईयर 2018 की बात करें, तो वही 1,20,000, 5,000 टैक्स हुआ, और 1,25,000 क्या कर दिया, टैक्स चार्जेबल रेंट का पार्ट बना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। कब छोड़ के जा रहा है ये मेरे बंदा मुझे,
19 में छोड़ के जा रहा है, मीन्स ये टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2019 हो, खत्म यहाँ पे होगा 30 जून 2019 के अंदर। तो टैक्स ईयर कौन सा है मेरे पास, ये टैक्स ईयर 2019 है। अब टैक्स ईयर 2019 की मैं बात करूं, वही चार्जेबल रेंट मेरे लिए। अच्छा, रेंट मुझे रिसीव हो रहा है, यहाँ रेंट कितना महीना रिसीव हो रहा है मुझे, यहाँ रेंट रिसीव हो रहा है मुझे कोई मई में छोड़ के 11, मीन्स एक महीना बाकी है जून का, तो मुझे रिसीव होगा लेट से कोई 11 महीने का। तो रेंट को मैं चार्ज कर रहा हूँ कोई 10,000 रुपये इंटू 11, तो ये अमाउंट आ गया मेरे लिए कितना, 1,10,000 रुपये। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हो रहा है, ये टैक्स ईयर 2019। अच्छा, अब ये मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है अनएडजस्टेड डिपॉजिट का, ये अमाउंट जितना भी मैं पहले चार्ज कर चुका हूँ, ये इस साल तो कोई 5,000 इस साल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इस टैक्स से मैं छोड़ के जा रहा है, तो इस साल हम चार्ज नहीं करेंगे इससे। अब नया जो अमाउंट मिल रहा है मुझे, नया अमाउंट कितना मिला है मुझे, 1 लाख का अमाउंट मिला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 1 लाख का अमाउंट लूंगा। अब 1 लाख के अमाउंट में से वो अमाउंट माइनस करूंगा जो मैं लास्ट ईयर टैक्स करवा चुका हूँ, मीन्स मैं टैक्स ईयर मैंने ये करवा चुका हूँ, मैं टैक्स ये करवा चुका हूँ। तो मैं इसको मैं 5,000 माइनस करूंगा, 5,000 माइनस करूंगा, तो कितना अमाउंट आया मेरे, 90,000 रुपये। मीन्स 90,000 मेरे लिए ऐसा अमाउंट है जो अभी तक टैक्स नहीं हुआ है। तो अब इसको टैक्स करवाना, टैक्स 90,000 डिवाइडेड में क्या करूंगा, 10 कर दूंगा, तो कितना अमाउंट आएगा, 9,000 रुपये। 9,000 का ऐड करा मैंने, कितना अमाउंट गया, चार्जेबल रेंट का पार्ट बनेगा 1,19,000 रुपये। ये चार्ज होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। मीन जितना अमाउंट आप प्रीवियसली चार्ज कर चुके हो टैक्स के लिए, उसको अमाउंट को क्या करोगे, आप माइनस करोगे, देन चार्ज करोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरीके से 2020 में मैं अगर आऊंगा, 2000 टैक्स ईयर 2020 में मैं आया, तो भी क्या करना है, रेंट चार्ज, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक रेंट और आएगा कितने का, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इंटू 1, क्योंकि एक महीने यहाँ भी रहा है ये बंदा, तो 15,000 का करा मैंने, यहाँ चार्ज होगा, तो मीन्स इसको ऐड कर लो, जो अमाउंट नया आ रहा है वो लिख लो। तो 5 और 3 14, 14 124,000 का अमाउंट क्या करोगे आप, टैक्स करोगे, 134,000 अमाउंट क्या करोगे आप, टैक्स कर रहे होगे। फिर टैक्स ईयर 2020 में है, अब ये टेनेंट तो चला जा चुका है, अब हम कौन सा रेंट करेंगे चार्ज पे, 15,000 रुपये इंटू 12 करेंगे, ये हो गया 1,80,000 रुपये। और अनएडजस्टेड डिपॉजिट में, अनएडजस्टेड डिपॉजिट में वही आ गया कितना, 90,000 रुपये, 90,000 इंटू 10 करा 9,000 रुपये, तो 189,000 आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स चार्ज कर रहे होगे। यहाँ तो कोई मसला